गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम लोगों ने कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पढ़ा था, राइट? सो टुडे वी विल मूव अहेड विथ मोर प्रिंसिपल्स, बट उसके पहले आई जस्ट शो यू द अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट? अकाउंटिंग प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा एंड वंस वी आर डन विद द अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग एक फुल फ्लेजेड प्रॉब्लम करेंगे एंड देन आई विल टेक यू टू मोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट? सो एक एग्जाम्पल करता हूं। मिस्टर एक्स is a cloth merchant, right? Mr. X is a cloth merchant, started business with cash 2 lakh. इन्होंने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, राइट? दिस इज वेरी फर्स्ट पॉइंट. He purchased 10,000 pieces at the rate 100 each on credit from Sharma. He sold 8,000 pieces at the rate 150 each on credit to Verma. He paid rent rupees 5,000 per month for 11 months. He purchased furniture for rupees 50,000 in cash. Life 5 years. Collected rupees 9 lakh from Verma. Paid rupees 7 lakh to Sharma. Show accounting entries. Now हम लोग पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस समझेंगे. जर्नल क्या होता है, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन वी विल ऑल्सो प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. तो पूरा एक अकाउंटिंग प्रोसेस का अपन को लेआउट मालूम चल जाएगा. दिस इज विच इज मोर इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर आवर करिकुलम, राइट? तो मिस्टर एक्स ने क्लोथ बिजनेस शुरू किया है, 2 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया है. ही परचेज 10,000 पीसेज एट द रेट 100 ईच ऑन क्रेडिट फ्रॉम शर्मा. 8,000 बेच दिया. तो साफ समझ में आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक 2,000 पीस है. यस और नो? 5,000 करके 11 महीने का भाड़ा दिया है. अच्छा, बिजनेस इसने पूरे 12 महीना किया है, राइट? मतलब हमारा जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, दैट इज 12 मंथ्स. राइट? तो हमने 11 महीने का दिया है, तो रेंट ड्यू हो गया 1 महीने का, और पेमेंट नहीं किया बट बेनिफिट डिराइव किया है. मैचिंग प्रिंसिपल, मैच विद टाइम. कुछ कुछ खर्चा मैच विद वॉल्यूम होता है, कुछ कुछ खर्चा मैच विद टाइम होता है.
देन फर्नीचर खरीदा हमने 50,000 का, ये हमारा एसेट माना जाएगा, राइट? एसेट इक्वल्स टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रिमेंबर? यस और नो? एंड लाइफ 5 years. देन ये हमारा कलेक्शन हुआ और पेमेंट किया हमने, राइट? नाउ हमने 10,000 पीस इन्वेंट्री खरीदा है, उसमें से 8,000 हमने बेचा है, राइट? इन्वेंट्री मेंटेन करने का 2 सिस्टम होता है, राइट? उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी, राइट? चलिए, तो सबसे पहले मेरा जो उद्देश्य है, मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताऊंगा. आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस. लेट मी जस्ट चेक वंस. Yeah, this one. Accounting process, transaction and events. Remember? उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, रिसीविंग एस्पेक्ट, गिविंग एस्पेक्ट, देन लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट, राइट? सो what we will do now, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये जो मैंने बिजनेस शुरू किया है ना 2 लाख रुपए से, ये हमारा ट्रांजैक्शन है. Yes or no? This is what my this is transaction. गुड्स खरीदा है इसने, राइट? ये भी ट्रांजैक्शन है. इन्वेंट्री, मैंने जो पीसेस खरीदे गारमेंट के पीसेस ही खरीदे हैं, ये मेरे लिए इन्वेंट्री है. This is exchange of goods. Yes or no? He sold, again exchange of goods, I am giving. So this is also transaction. मैंने रेंट पेमेंट किया है, किसी का जगह भाड़े में यूज किया होगा, एक्सचेंज ऑफ सर्विस. फर्नीचर खरीदा है, दिस इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन. एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, एसेट, गुड्स, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज इज अ ट्रांजैक्शन. इट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए उसमें, मनी होना चाहिए, मनीज वर्थ होना चाहिए. मैंने बताया आपको. कलेक्टेड 9 लाख फ्रॉम वर्मा, this is also transaction. Paid 7 lakh to, this is also transaction, right? ट्रांजैक्शन में भी मैंने आपको बहुत सारा बाइफर्केशन बताया है, कैश एंड क्रेडिट का. जहां पे इमीडिएट सेटलमेंट है, इमीडिएट सेटलमेंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी, कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनीज वर्थ. मनीज वर्थ में क्या आएगा? बार्टर स्कीम, promissory note, check, bill of exchange, obligation to pay in future, mere acknowledgement of debt. This is credit transaction. God promise. God promise में settlement is not done. Only a promise to settle accounts has been done. When that promise is written, so we value that. Promise oral नहीं चलेगा. Oral promise is a credit transaction. But when I have given a written promise, right? जब मैं written promise की बात कर रहा हूं,
देन इन दैट केस इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप मेरे को फर्दर क्लासिफाई करने बोलेंगे तो मैं बता सकता हूं, राइट, ये वाला कैश ट्रांजैक्शन है, दिस वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दिस वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहां पे ऑन क्रेडिट बोला उधारी में। ये हमारा कैश है, पेमेंट हो गया है, ये भी कैश है, ये भी कैश है, ये भी कैश है। यस और नो? तो जहां पर भी इमीडिएट सेटलमेंट है उसको अपन कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे, जहां पर भी इमीडिएट सेटलमेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। यस और नो? हाँ, wherever we find immediate settlement, it is a cash transaction. So cash, 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 cash. Immediate settlement में जरूरी नहीं है कैश हो। बाटर स्कीम, रिटर्न प्रॉमिस, बिल ऑफ एक्सचेंज, कैश ट्रांजैक्शन। ओनली ओरल प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। हालांकि रिटर्न प्रॉमिस में भी फ्यूचर में पेमेंट होगा, बट वो रिटर्न है, मतलब मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। 2 and 3 इज क्रेडिट, रेस्ट ऑल आर कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में कैश है तो कैश ट्रांजैक्शन तो हो ही गया वो, बट बहुत सारे केसेस में कैश नहीं भी होता है फिर भी वो कैश ट्रांजैक्शन माना जाता है। चेक मिला, चेक इश्यू किया, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ट्रांजैक्शंस हो गए। अब ये सारे ट्रांजैक्शंस मैं जर्नल में रिकॉर्ड करूंगा, फिर जितना भी फाइनेंशियल आइटम्स है उसका लेजर बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा जिसे कि जर्नल से लेजर ठीक बनाया है कि नहीं, और ट्रायल बैलेंस से मेरे को सारा एसेट लायबिलिटी एक्सपेंशन का मालूम चल जाता है, तो इट विल ऑल्सो हेल्प मी टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस का डुअल पर्पस है, वन, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होता है, दूसरा इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, सो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ट्रायल बैलेंस एंड ऑफ द ईयर बनेगा, पूरा साल का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद सारा समरी वगैरह निकल जाएगा, देन ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट इवेंट्स, मतलब रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। इन सारे ट्रांजैक्शन का रिजल्ट्स क्या क्या मेरे को अभी मालूम है, क्योंकि पूरे साल का पिक्चर आपको क्लियर है। यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ पोस्टमार्टम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज व्हाट? इट्स अ पोस्टमार्टम। होने के बाद आप रिकॉर्ड करते हो। पूरा साल का एक्टिविटी हो गया, परचेज सेल मालूम चल गया आपको, राइट? क्लोजिंग स्टॉक 2000 पीस, पहला आउटकम, रेंट ड्यू 1 मंथ, दूसरा आउटकम क्लोजिंग स्टॉक, रेंट ड्यू, इवेंट्स, रिजल्ट्स, आउटकम, ये जितना भी ट्रांजैक्शन हो गया, अब मैचिंग प्रिंसिपल लगाएंगे एंड ऑफ द ईयर। क्या? मैचिंग प्रिंसिपल लगेगा एंड ऑफ द ईयर। कुछ कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिकॉर्डिंग करते वक्त अप्लाई होती है, कुछ कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल फाइनलाइजिंग के वक्त अप्लाई होती है। मनी मेजरमेंट,
सेपरेट एंटिटी, डुअल एस्पेक्ट, रिकॉर्ड करते वक्त जर्नल, प्रूडेंस एंड ऑफ द ईयर, मैचिंग प्रिंसिपल एंड ऑफ द ईयर, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन 1/5, यस और नो? नेट प्रॉफिट। तो जितना भी ट्रांजैक्शन आप बोर्ड में देख रहे हैं, इन सब का आउटकम ये सब चीज है। मैं एक ही चीज को घुमा फिरा के 2-3 बार बोल रहा हूं क्योंकि यही बेस है बेटा। कंसाइनर ने कंसाइनी को 10,000 पीस भेजा, उसमें से कंसाइनी आपका 8,000 पीस बेच दिया, 2,000 पीस कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है। दिल पे हाथ रख के बोलना, जो 2,000 पीस वहां पड़ा हुआ है, क्या ये तुम्हारा स्टॉक है? यस और नो? इवेंट, आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शंस। कंसाइनी क्या है? तुम्हारा एजेंट है, तुम्हारे बिहाफ में एक्ट कर रहा है। कंसाइनी तुम ही है। कंसाइनी मतलब आदमी कुछ और है, ब्रांड तुम्हारा है, सामान तुम्हारा है, बेच कोई और रहा है तुम्हारे परमिशन से। तुमने 10,000 पीस खरीदा, तुमने 8,000 बेच दिया, 2,000 स्टॉक, इवेंट, आउटकम ऑफ परचेज सेल, प्रॉफिट भी हुआ है। तुम्हारे एजेंट को तुमने खरीद के भेजा, वो वहां पे 8,000 पीस बेचा है, तो वहां जो 2,000 बचा वो भी इवेंट है, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ही है ना। सर समझ में आ गया? 2,000 पीस बचा हुआ है, 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, डेप्रिसिएशन 1/5, नेट प्रॉफिट। दीज आर द इवेंट्स ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। ये अभी नहीं, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त। क्या ड्यूरिंग द ईयर तुमको मालूम रहेगा कितना रेंट आउटस्टैंडिंग होगा? दिसंबर होने के बाद, जैसे जैन से दिसंबर अगर तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर है, तो तुम नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में लास्ट ईयर का अकाउंट फाइनलाइज करते हो। ऐसे ही होता है फाइनलाइजिंग। साल खत्म होने के पहले पीएल नहीं बनता है। 31 दिसंबर न्यू ईयर का पार्टी मनाएंगे कि पीएल बनाएंगे? पार्टी वार्टी कर लिया, हैंगओवर सब उतर गया, फिर हफ्ता 10 दिन बाद आराम से। तो उस दौरान तुम्हारे पास 2 बुक्स रहता है, एक जनवरी से फ्रेश बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें तुम जनवरी ऑनवर्ड सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, और एक पिछले साल का जिसको तुमको फाइनलाइज करना है। राइट? सो ट्रांजैक्शंस हो गया, इवेंट्स एंड ऑफ द ईयर मालूम चलेगा। ड्यूरिंग द ईयर मैं ये सब रिकॉर्ड करूंगा और ये एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मालूम ही एंड ऑफ द ईयर चलेगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? जर्नल। राइट? इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट अकर्स। तो 2 तरीका है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न, रिसीविंग गिविंग। ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले आपको 2 एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। रिसीविंग गिविंग, उसको पहले आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्लासिफाई करते हैं, फिर आप अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। तो ऐसा क्यों करूं? रिसीविंग गिविंग है ना, रिसीविंग या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, गिविंग एस्पेक्ट में या तो लाइबिलिटी होगा या इनकम होगा। बहुत सिंपल सा चीज है। राइट? सो हम लोग क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल है, रिसीविंग
aspect debit, giving aspect credit. रिसीविंग एस्पेक्ट डेबिट, गिविंग एस्पेक्ट क्रेडिट, और हमने पूरा रूल भी बताया है। तो जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेस ऑफ एक्स, बिजनेस ऑफ एक्स। वेरी गुड। सेपरेट लीगल एंटिटी, रिमेंबर। सो वी हैव टू राइट हियर, यहां पे हेडिंग आएगा, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स। बिजनेस का नाम नहीं मालूम, राइट? आई एम नॉट गोइंग इन टू फॉर्मैट, राइट? मैं फॉर्मेट में नहीं जाना चाहता अभी। द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सो बिजनेस में क्या आया है? कैश, रिसीविंग एस्पेक्ट। सो कैश विल बी डेबिट। हु इज द गिविंग एस्पेक्ट? प्रोप्राइटर, ओनर, मिस्टर एक्स, उसको अपन कैपिटल बोलते हैं। सो कैपिटल क्रेडिट। व्हाट इज द अमाउंट? 2 लाख, 2 लाख। एकदम सिंपल है। इसी को अपन किस फॉर्म में लिखते हैं? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट है ना, तो वो हाउ डू यू राइट इट एस? हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यस और नो लिखते हो ना? हाँ है ना? इसी फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। बीइंग कैश, एक नरेशन भी देना पड़ता है, इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस, राइट? बाकी करिए।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज परचेज ऑफ इन्वेंट्री। नाउ ये अपन सीखेंगे इन्वेंट्री वाली चैप्टर में, बट मैं आपको थोड़ा सा आपका इसको जीस दे देता हूं। व्हेन आई टॉक अबाउट इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, जब मैं इन्वेंट्री का रिकॉर्डिंग के, मैंने बताया था ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर एक चीज का रिकॉर्डिंग होता है। इट इज नॉट ओनली मेंटेनिंग कैश, इट इज ऑल्सो मेंटेनिंग अबाउट रिसोर्सेस, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, सब चीज अपन मेंटेन करते हैं। तो इन्वेंट्री दो तरीके से मेंटेन किया जाता है। एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। राइट। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है? जो लोग छोटा बिजनेसमैन होता है। ये लोग क्या करता है, छोटा मोटा रिटेलर्स, स्मॉल शॉप ओनर्स, राइट। भारत सरकार भी कुछ चुनिंदा लोगों को बोलती है कि आप लोग को प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। अगर किसी भी व्यक्ति का साल में टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का दरकार है, क्योंकि उसका ऑडिट होगा। तो जिसका टर्नओवर 1 करोड़ है, जो 15% का मार्जिन है, मतलब साल में 15 लाख कमाता है, उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स मेंटेनिंग में आपको एक बंदा रखना पड़ेगा। आप उसका सैलरी कैसे अफोर्ड करेंगे? वही ले जाएगा 3-4 लाख रुपए साल का। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम पीरियोडिक, स्मॉल शॉपकीपर्स, स्मॉल प्रोप्राइटर्स, दे मेंटेन दिस टाइप ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम। यहां क्या होता है? नो रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड इज मेंटेन्ड। यहां पे यूनिट का इंफॉर्मेशन, यूनिट्स, कितना इन्वेंट्री हमारे पास आया, कितना गया, इसका हिसाब हमारे पास नहीं है। तो सर यहां पे इन्वेंट्री मालूम कैसे चलेगा? कुछ नहीं। एट ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक इज काउंटेड एंड रिपोर्टेड। साल के अंत में गोडाउन जाऊंगा, गिनती करूंगा, वही मेरा स्टॉक। साल के अंत में गोडाउन जाऊंगा, गिनती करूंगा, वही हमारा स्टॉक। continuous flow of goods is maintained। मतलब यहां पे प्रॉपर रिकॉर्ड्स,
यहां पे प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड। जितना माल आया उसका हिसाब है, जितना बिका उसका भी हिसाब है। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक अलग से रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है। जो हमारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है ना, आजकल जो टैली है, ईआरपी है, डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर देयर इन द मार्केट, राइट। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सब में जब भी अपने परचेज सेल रिकॉर्ड करते अपने यूनिट्स के साथ रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें क्या क्लोजिंग स्टॉक निकालने का झमेला नहीं है। लेकिन एज फार एज मैनुअल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड, हम लोग जो बचपन से जो अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, बहुत लोगों ने 11-12 में भी पढ़ा होगा अकाउंटिंग, राइट। सो 11-12 की क्लास में जो हमने अकाउंटिंग पढ़ी है वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम सिखाया जाता है हमें। पीरियोडिक में क्या बोलता है, जब भी इनफ्लो होगा इसको परचेज एक्सपेंस ट्रीट करो, फॉरगेट अबाउट यूनिट्स। जब भी आउटफ्लो होगा इसको सेल्स इनकम ट्रीट करो। ईयर एंड में स्टॉक को काउंट करके इसको एडजस्ट कर दो। ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक को काउंट करके परचेज को एडजस्ट कर दो। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में परचेज एडजस्ट करने का दरकार नहीं है। यहां क्या बोला, जब माल खरीदते हो उसको खर्चा मानो, माल बेचते हो तो उसको इनकम मानो, कुछ बच जाए तो परचेज को एडजस्ट कर लो। यहां पे पीरियोडिक में यह माना जाता है। परपेचुअल में क्या है, परपेचुअल में इन्वेंट्री को एसेट स्टार्टिंग से माना जाता है। यहां पे मैंने जो भी खरीदा वो क्या माना जा रहा है, एक्सपेंस। कुछ बच जाएगा वो एसेट स्टॉक। यहां पे शुरू से इन्वेंट्री को एसेट माना जा रहा है, शुरू से। जो बिकेगा वो आपका सीओजीएस, और जो बच गया वो आपका स्टॉक तो है ही, राइट। सो मैं आपको अगर बताऊं, बहुत सिंपल है। राइट, यहां पे क्या है, परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंस, स्टॉक लेफ्ट is adjusted with purchases and shown as asset। क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट ही है ना, यस और नो। इधर में राइट, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। यहां पे परचेज ऑफ गुड्स इज एन एसेट ट्रीटेड एज इन्वेंट्री।
परचेज ऑफ गुड्स इज एन एसेट ट्रीटेड एज इन्वेंट्री. स्टॉक सोल्ड is reduced from inventory and treated as COGS expense. भला यहां फ्लो क्या है? यहां पहले एक्सपेंस, जो बच गया उसको एसेट. यहां एक्सपेंस माना जा रहा है, जो बच गया उसको क्लोजिंग स्टॉक एसेट. यहां शुरू से एसेट, जो बिक गया वो सीओजीएस एक्सपेंस. लेफ्ट ओवर इज एसेट. तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक अलग से रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है. इन्वेंट्री अकाउंट में बैलेंस जो बचेगा वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है. यहां पे इन्वेंट्री हम शुरू में ही क्रिएट कर ले रहे हैं. यहां पे परचेस ऑफ गुड्स को एसेट माना जा रहा है, एक्सपेंस नहीं माना जा रहा है. यहां पे इन्वेंट्री स्टॉक है हमारा. डुअल एस्पेक्ट याद है ना, इन्वेंट्री को अपने रिसोर्स में दिखाते हैं. जो बच जाता है वो सीओजीएस, सेल से लेस होगा. बचा हुआ यहां पे, तो यहां पे लेफ्ट ओवर क्या होगा? यहां पे लेफ्ट ओवर इज सीओजीएस. एक्सपेंस में से एसेट हटा देंगे तो बचेगा क्या? सीओजीएस. तो यहां सीओजीएस कैलकुलेट होता है परचेस से एडजस्ट करने के बाद, और यहां सीओजीएस निकालते हैं जिससे कि क्लोजिंग स्टॉक अपने आप आ जाए. हम लोग हमेशा बचपन से लेकर आज तक यही वाला फॉलो किए हैं. वी हैव नॉट डन दिस. लेकिन अब आप लोग ये सीखेंगे. जितनी भी कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर हैं उसमें इस तरीके से अकाउंटिंग होती है. परचेस करते ही ना वो इन्वेंट्री मेरा अपडेट हो जाता है. हाँ, इन्वेंट्री अपडेट हो गया. जो बिका है वो मेरा सीओजीएस. ठीक है. तो बचा हुआ स्टॉक, वो वैसे भी स्टॉक था, जो बच गया वो स्टॉक. तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक अलग से अकाउंटिंग करने का दरकार नहीं है. नो नीड टू अकाउंट फॉर right? No need to account for closing stock separately. तो अपन अभी पीरियोडिक वाला करेंगे. ठीक है ना, अपन अभी पीरियोडिक वाला करेंगे. सो अभी हमारा ये परचेज एक्सपेंस माना जाएगा. एक्सपेंस डेबिट होता है ना. रिसीविंग एस्पेक्ट इज एक्सपेंस गुड्स. व्हाट इज द गिविंग एस्पेक्ट? शर्मा. क्रेडिट में ना, हु इज द गिवर? अरे हम लोग खरीदा है, हम लोग को मैं वो दे रहा. शर्मा गिवर एस्पेक्ट है ना. तो टू शर्मा, हाउ मच? 10 लाख. बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. जो भी नरेशन देना दे देना. अब बेच रहे तो हु इज द रिसीवर? वर्मा डेबिट. एंड गिविंग एस्पेक्ट इज गुड्स.
दैट इज सेल्स इनकम। कितना? देखो यहां पे स्टॉक नहीं आया, वॉट एवर वी परचेस्ड अज्यूम्ड कि सब बिक जाएगा। अगर अपन ये मानेंगे कि जो भी खरीदा वो बिक जाएगा तो पूरा का पूरा खर्चा है ना, सीओजीएस, इसीलिए परचेस को एक्सपेंस माना गया है। देखो सेल्स को इनकम माना गया है। अब ईयर एंड में मैं गोडाउन जाऊंगा, गिनती करूंगा, जो बच जाएगा उसको परचेस से हटा दूंगा और स्टॉक एसेट दिखा दूंगा। लेकिन यही चीज अपन को किस में नहीं करना पड़ेगा? परपेचुअल वाले में, क्योंकि उसमें अपने आप क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इज इट फाइन? हाँ, नंबर 4, what is the receiving aspect? Service I have received, rent expense debit, and giving aspect is cash। कितना? अभी नहीं आएगा ना। ड्यूरिंग द ईयर जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे आपको मालूम नहीं रहेगा कितना डी हुआ है, कितना एडवांस में है, वो आपको ईयर एंड में ही मालूम चलता है। उसके बाद फर्नीचर, व्हाट इज व्हाट यू हैव रिसीव्ड? फर्नीचर, रिसोर्स, एसेट। व्हाट हैव यू गिवन? कैश। रिमेंबर ना? एक्सपेंस, एसेट इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। रिमेंबर? एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, liability increase credit, decrease debit, income increase credit, decrease debit। ये मालूम है ना रूल? दिस इज रिसोर्स, दिस इज सर्विस, सर्विस रिसीव्ड या गुड्स रिसीव्ड, जो भी, दिस इज सोर्स एंड दिस इज सर्विस गिवन या गुड्स गिवन। हाउ मच यू हैव कलेक्टेड? कैश डेबिट एंड वर्मा वॉज एन एसेट। अब वो पैसा दे रहा है तो उसका बैलेंस डिक्रीज होगा ना, कि अभी भी उसे लेना है? घटेगा ना। एसेट विल रिड्यूस बिकॉज आई एम गेटिंग अनदर रिसोर्स, सो दिस पर्टिकुलर रिसोर्स विल कम डाउन। देन now who is receiving now? Sherman, what I am giving? कितना? एकदम इजी है। सो मेरा पहला स्टेप हो गया, जर्नल एंट्री मेरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मेरे को क्या करना है? जितना भी फाइनेंशियल है सभी का मेरे को लेजर बनाना है, एंड आई हैव टू फाइंड आउट समराइज्ड बैलेंस ऑफ ईच फाइनेंशियल आइटम, राइट? सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी
ledger accounts we have to prepare. This is 1, capital is 2, purchase is 3, Sharma is 4, Verma is 5, sales is 6. ठीक है ना? हाँ, rent is 7, cash is already 1, furniture is 8, cash is already 1, cash is already 1, this is already 6. No, नहीं, कितना? वर्मा का नंबर कितना है? 5. शर्मा इज 4, कैश 1. तो टोटल में 8 लेजर्स आई हैव टू प्रिपेयर. 8 लेजर हमको बनाना है. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले अपन बनाएंगे कैश. टी फॉर्मेट में बनता है, डेबिट क्रेडिट. मतलब कैश एसेट है ना. कैश क्या है? एसेट है. सारा रिसीविंग एक्सपेक्ट यहां आएगा, गिविंग एक्सपेक्ट यहां आएगा, तो प्लस माइनस होके एक समराइज्ड बैलेंस आ जाएगा कैश का. राइट. हमेशा याद रखना, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ये हमेशा एज ऑन और ये आएगा फॉर द ईयर. एसेट लाइबिलिटी का बैलेंस ऊपर नीचे होगा. एक्सपेंस जुड़ता जाता है पूरे साल का, इनकम जुड़ता जाता है, फिर इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो पूरा साल का प्रॉफिट आएगा. राइट. सो कैश हमारा एसेट है. कैश कितनी बार रिसीव हुआ, जितनी बार भी रिसीव हुआ सब डेबिट साइड में आएगा. रेफरेंस अपने क्रेडिट का देते हैं, बट आएगा अगर कैश डेबिट है जनरल में, इट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द लेजर बाय गिविंग रेफरेंस ऑफ द क्रेडिट. सो पहला वाला में कैश डेबिट 2 लाख था तो डेबिट साइड में आया, रेफरेंस अपने क्रेडिट का देंगे. राइट. उसके बाद कैश क्रेडिट हुआ है, रेफरेंस अपने डेबिट का देंगे बाई रेंट बोल के. फिर कैश क्रेडिट हुआ है, रेफरेंस अपने डेबिट का देंगे फर्नीचर. जब डेबिट होगा डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट होगा क्रेडिट साइड में आएगा. फिर डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में आएगा, रेफरेंस अपने क्रेडिट का देंगे. फिर क्रेडिट हुआ है, रेफरेंस में हम लोग शर्मा लिखेंगे.
ठीक है। अब बैलेंसिंग करना है, सारा डेबिट क्रेडिट अगर नेट होगा ना, आया गया आया गया आया गया, पैसा आता है थोड़ी पॉकेट में रख लेते हो, आता है जाता है आता है जाता है आता है जाता है। आप लोग जो फीस देते हैं उससे हम सैलरी देते हैं, अदर एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं, सब करते हैं ना, फैकल्टी पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल एसेट भी खरीदते हैं, राइट। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, दोनों साइड में जो हाईएस्ट टोटल है उसको बोथ साइड लिख लो। जैसे डेबिट साइड का टोटल, हमेशा कैश में डेबिट साइड का टोटल ही हाई आएगा, 11 लाख 11 लाख। अब दिस साइड इज शॉर्ट ना, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, मतलब डेबिट ज्यादा तभी ना क्रेडिट शॉर्ट है। कितना से 295, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग होगा। अब इसको अपन ब्रॉड डाउन करेंगे, तो कैश का नेट में डेबिट बैलेंस आया कि क्रेडिट बैलेंस आया, लिखा क्रेडिट साइड में, क्यों, क्योंकि डेबिट इज हायर, तो बैलेंस भी तो डेबिट ही आएगा ना। आपने लिख क्रेडिट में रहे, दैट डजंट मीन कि वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ये सब बैलेंसिंग का रूल आप लोग को 11th में समझाया होगा, बट मैं भी फिर भी आपको बता रहा हूं, कभी भी कैरिड डाउन नहीं देखना चाहिए अपन को, ये नेवर, हमेशा ब्रॉड डाउन देखना है। राइट, हाईएस्ट टोटल को दोनों साइड लिखेंगे, जिस साइड शॉर्ट है वहां लिख के ब्रॉड डाउन करेंगे ऑपोजिट साइड में, एंड ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस ही देखा जाएगा। इसी प्रकार बाकी सब बनाएंगे। तो मैं आपको एक और बनवा देता हूं, मैं आपको शर्मा का बनवा देता हूं। शर्मा इज द गिवर ऑफ गुड्स, सोर्स, तो शर्मा बेसिकली लाइबिलिटी होगा मेरा। शर्मा गिवर है ना, ही इज द गिवर ऑफ गुड्स। पहले शर्मा क्रेडिट हुआ 10 लाख से, तो क्रेडिट साइड में आया, रेफरेंस अपन डेबिट का देंगे। फिर शर्मा डेबिट हुआ 7 लाख से, रेफरेंस अपन क्रेडिट का देंगे। हो गया हाईएस्ट टोटल। ठीक है, तो डेबिट साइड शॉर्ट है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड इज हाई, तो डेबिट में लिख दिया, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस शीट अल्टीमेटली है, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, जर्नल में अगर डेबिट है तो डेबिट साइड में आ रहा है उसी लेजर का, जर्नल में अगर क्रेडिट है तो उस लेजर का क्रेडिट में आ रहा है, रेफरेंस दूसरे अदर अकाउंट का दे रहे। रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई यूज नहीं है। मेन सही जगह अमाउंट लिखना है, सही अकाउंट में लिखना है। हो सकता है 7 लाख की जगह मैं 1 जीरो कम लिख दूं, जैसे मैं यहां पे 1 जीरो कम लिखूंगा तो ये बैलेंस 9,30,000 आ जाएगा।
क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है ना। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ये लेजर बनाना भी नहीं पड़ता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में खाली आपको एक चीज करना पड़ेगा, ओनली वन थिंग, क्या? एंट्री। अपने आप ये बनेगा, तो देयर इज नो चांस ऑफ अरिथमेटिकल मिस्टेक्स, क्योंकि लेजर कौन बना रहा है? कंप्यूटर बना रहा है। कंप्यूटर को कमांड दिया हुआ है, एन आइटम विच इज डेबिटिंग जर्नल विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ दैट अकाउंट बाय गिविंग रेफरेंस ऑफ द क्रेडिट। ये मालूम है उन लोग को। बैलेंसिंग कैसे करना मालूम है, कमांड दिया हुआ है। तो अगला अपन बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। एज ऑन एंड ऑफ द ईयर बनेगा ये। ये मैंने होमवर्क कर लिया है, तो मेरे को मालूम है किसका क्या बैलेंस आएगा। जैसे कैपिटल में खाली क्रेडिट 2 लाख था, तो क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। शर्मा का हमने 3 लाख क्रेडिट निकाला ही है, वर्मा का 3 लाख, जब ये टोटल मैच होता है तो अपन को समझ में आएगा कि हमने जो पोस्टिंग, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। ये जो हर लेजर में मैं 2/2/2/2 जो डाल रहा हूं ना, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। और जो बैलेंसिंग किया हूं, मतलब ये सब गलती नहीं है, सही अमाउंट डाला हूं, सही साइड में डाला हूं। बहुत जन का कैश डेबिट साइड में, वो लोग लिख दिया उसको क्रेडिट साइड में, कैश को डेबिट नहीं करके क्रेडिट कर दिया। ऐसा गलती कभी मत करना, क्योंकि इतना तो समझ है ना, पैसा आया है कि गया है। आया तो डेबिट साइड में, जाएगा तो क्रेडिट साइड में है। लेकिन आजकल का जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का जो एनवायरमेंट है, अपने आप बनता है ये। कंप्यूटर में लेजर बनाते वक्त, कंप्यूटर में हर एक फाइनेंशियल जर्नल जब आप करोगे ना, कंप्यूटर में क्या होगा, जब आप ये अकाउंटिंग एंट्री करोगे, कंप्यूटर में 4 क्लासिफिकेशन किया हुआ है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। आपको बताना है कैश एसेट है कि लायबिलिटी, आपको बताना है कैपिटल लायबिलिटी, आपको बताना है परचेज एक्सपेंस, आपको बताना है शर्मा लायबिलिटी है, शर्मा क्रेडिटर है। तो अपने आप क्या करेगा वो? बैलेंसिंग करते जाएगा, ट्रायल बैलेंस में उसको अपने आप प्लेस कर देगा, और फाइनल अकाउंट भी अपने आप बना देगा। तो एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ये अकाउंट क्रिएट करते वक्त ही आप बता देते हैं। और जैसे आपने अकाउंटिंग एंट्री की है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, उसी हिसाब से ये लेजर भी बनते जाता है। सॉफ्टवेयर ये सब काम इजीली कर लेता है। वहां डेबिट है तो डेबिट साइड में बैठा देगा, वहां क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बैठा देगा। अल्टीमेटली हो गया तो बैलेंस निकाल देगा।
सब रियल टाइम बेसिस पे होता है। मतलब आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन यू कैन सी दिस कि कैश का क्या बैलेंस है। आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन यू कैन गेट दिस। ये हर ट्रांजैक्शन के बाद में ये चेंज होता रहता है। सारा फिगर्स चेंज नहीं होगा, कुछ कुछ फिगर, जैसे एवरी ट्रांजैक्शन इज अफेक्टिंग टू अकाउंट्स। लाइक सपोज करो अभी वर्मा 3 लाख रुपए मेरे को दे देता है, तो क्या होगा, वर्मा 0 हो जाएगा, कैश 3 लाख रुपए बढ़ जाएगा। वही 3 लाख रुपए मैं शर्मा को दे देता हूं, तो कैश कम हो जाएगा, शर्मा कम हो जाएगा। यस और नो? तो जर्नल ही खाली हमको करना है। कंप्यूटराइज वर्ल्ड में आई हैव टू पास ओनली जर्नल। तुम लोग का ओटीटी बोल के प्रोग्राम होगा, उसमें तुम लोग को सिखाया जाएगा टैली, और आर्टिकल शीट में तो आपको रगड़ा जाएगा ही। आप लोग कंप्यूटर के माध्यम से अकाउंटिंग करना सीखेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज का आप लोग ऑडिट करने जाएंगे, वहां पे उन लोग का कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, प्रॉपर ईआरपी सिस्टम बनाया हुआ, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो अपन को खाली अकाउंटिंग एंट्री करनी है। एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, अपन को लेजर भी बनाने आएगा। एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, अपन को ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। इसलिए जो लोग स्ट्रांग है ना, वो लोग कभी भी जर्नल एंट्री नहीं बनाता है, डायरेक्ट लेजर बनाता है। हमको मालूम है ना, कैश डेबिट है तो कैश का डेबिट साइड में आएगा, कैपिटल का क्रेडिट में आएगा। मैं लाइन से सारा लेजर बनाते जाऊंगा। जर्नल कौन करेगा? मैं प्रो हो गया अकाउंट्स में। जब अपन बचपन में थे तब अपने जर्नल को अलग सोचते थे, लेजर को अलग सम सोचते थे, फाइनल अकाउंट को अलग सम सोचते थे, बट अभी वैसा नहीं है। लेजर, ट्रायल बैलेंस, सीधा फाइनल अकाउंट। राइट? एनीवे, हमारा ये हो गया, ट्रायल बैलेंस बन गया। अब ये हमारे पूरे साल का समराइज्ड ट्रांजैक्शंस का समरी है। इसमें कितनी बार कैश आया होगा, गया होगा, आया होगा, गया होगा, मालूम नहीं, बट अल्टीमेटली एज ऑफ टुडे आई कैन इजीली से कैश हमारे लिए एसेट है, कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, शर्मा हमारे लिए लाइबिलिटी है, वर्मा हमारे लिए एसेट है, सेल्स हमारे लिए इनकम है, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, फर्नीचर हमारे लिए एसेट है। यह क्लासिफिकेशन मैं स्टार्टिंग में ही कर चुका हूं। कैश वॉज रिसीविंग एस्पेक्ट, कैपिटल वॉज द गिवर सोर्स, परचेज ऑफ गुड्स रिसीविंग एस्पेक्ट, डेबिट एक्सपेंस, शर्मा वॉज द गिवर ऑफ गुड्स लाइबिलिटी, वर्मा वॉज द रिसीवर ऑफ गुड्स एसेट, सेल्स इनकम गिविंग गुड्स, रिसीविंग बेनिफिट्स रेंट एक्सपेंस, रिसीविंग रिसोर्स एसेट। ये हम लोग ऑलरेडी जर्नल एंट्री करते वक्त कर चुके हैं। तो डेबिट मतलब देखना एसेट एक्सपेंस। देखो ये एसेट है ना, एसेट मतलब डेबिट साइड, एक्सपेंस मतलब डेबिट साइड, एसेट मतलब डेबिट साइड, एक्सपेंस मतलब डेबिट साइड, एसेट मतलब डेबिट साइड। देख रहे हो? तो डेबिट मतलब एसेट एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी इनकम। सो ट्रायल बैलेंस देख के भी मैं बता दूंगा कौन सा एक्सपेंस है। डेबिट में कभी भी लाइबिलिटी इनकम हो नहीं सकता, क्रेडिट में कभी भी एसेट एक्सपेंस नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट समरी ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। ये जितना भी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड हुआ है, उन सबका समरी है ये सारे के सारे रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का क्या है? ये समरी है। अब इसके बाद कुछ कुछ इवेंट्स भी हैं, जैसे मैंने बताया आपको, क्लोजिंग स्टॉक 2000 पीस एट द रेट 100, 2 लाख। यस और नो? बच गया ना 2 लाख का स्टॉक, इसको रिकॉर्ड करना है। दूसरा, आउटस्टैंडिंग रेंट 5000 का, 1 महीना का।
ये तो निकालना है अपन को। इज इट फाइन? बोलिए, पक्का? पिक्चर क्लियर है सबको? अब अपन को फाइनल अकाउंट बनाना है। सो ये जो इवेंट्स है ये हम लोग कब फाइंड आउट किया? व्हेन डिड वी केम टू नो अबाउट दिस? ईयर एंड, राइट? We came to know about these items at year end. So these are recorded items or unrecorded items? These are unrecorded items. Hence, we'll have two effects. ये रिकॉर्डेड आइटम से देख लो, ये एक जगह आएगा, इसलिए मैम बोलती थी ट्रायल बैलेंस वाला आइटम एक जगह आएगा और जो एडजस्टमेंट में दिया है वो देखो आज आपने खुद ने सम बनाया है। ऐसे ही आता था ना एग्जाम में। क्या होगा? रेंट की जगह सैलरी दे देगा, इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, फर्नीचर की जगह प्लांट दे देगा, है ना? परचेज है तो परचेज रिटर्न दे देगा, सेल है तो सेल रिटर्न दे देगा। ऐसे करके ये बड़ा हो जाएगा। ये 8 लाइन का है वो 15 लाइन का हो जाएगा, और ये 4 लाइन का है तो ये 7-8 लाइन का हो जाएगा। फाइनल अकाउंट 20 मार्क्स, राइट? आइए क्विकली अपने बनाएंगे। तो एक हमारा बनेगा इनकम स्टेटमेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पूरे साल का है, फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट, डेबिट क्रेडिट। इधर में सारा एक्सपेंसेस आएगा, यहां सारा इनकम आएगा। और एक है फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको अपन बोलते हैं बैलेंस शीट एज ऑन। ये आज के तारीख में बनेगा। यहां सारा एसेट्स आएगा, यहां सारी लाइबिलिटीज आएंगी। राइट? अब मैच द फॉलोइंग खेलना है। क्या करना है? क्या करना है? मैच द फॉलोइंग। ठीक है, 4 घर हो गया। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर। कितना घर हो गया? 4 घर। ठीक है, ये बीच में डिवाइडर बना दिया मैंने। सबसे पहला आइटम कैश है। एक्सपेंस में आएगा, इनकम में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा कि एसेट में आएगा?
एसेट में आएगा। अब एक मार्शलिंग होता है, मैं मार्शलिंग फॉलो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कैश कितना 295, डन। नेक्स्ट, अगला आइटम है हमारा कैपिटल। एसेट में आएगा, इनकम में आएगा कि एक्सपेंस में आएगा? लाइबिलिटीज में आएगा। कितना 2 लाख, राइट। नेक्स्ट आइटम परचेजेस, एक्सपेंस में आएगा। कितना है 10 लाख। उसके बाद शर्मा कहां आएगा? शर्मा कहां आएगा? उसके बाद बोलो, उसके बाद उसके बाद उसके बाद हो गया ना, डन। ट्रायल बैलेंस तो हो गया ना। अब अपन को क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। पहले ये कहां से एडजस्ट होगा? क्लोजिंग स्टॉक परचेज से एडजस्ट होता है ना। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो नहीं बिका उसको हटाओ परचेज से। अभी तुमने 10,000 पीस को क्या माना है? परचेज एक्सपेंस। इसी में से 2,000 बचा कि अलग से? इसी में से ना। तो परचेज को एडजस्ट करने बनता है कि नहीं बनता? भैया एक ही चीज एसेट और एक्सपेंस दोनों तो नहीं हो सकता ना। अभी तुम्हारा गुड्स को एक्सपेंस माना हुआ है, उसी में से 2,000 स्टॉक बच गया, वो तुम्हारे लिए एसेट है। तो इसी में से तुमको हटाना है, तो अपन क्या करते हैं? उसको ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। तो ये एडजस्ट हुआ है, क्या हुआ है? एडजस्ट हो गया, परचेज एडजस्ट हो गया सर। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एसेट है। यहां दिखाना बनता है कि नहीं बनता है? इज इट फाइन एवरीवन? पहले उसको परचेज से एडजस्ट करो, इसलिए तो 2 इफेक्ट आ रहा है ना। पहले मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है परचेज को एडजस्ट करो। परपेचुअल इन्वेंट्री होता तो दरकार नहीं पड़ता, अपने आप हो, तब क्लोजिंग स्टॉक यहां पे 2 लाख ऑलरेडी होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टेल मी सर, इसी में से 2 लाख बच गए, हटाओ पहले। ऐसा करने से मैचिंग भी हो जाएगा। जैसे मैं परचेस में से 2 लाख हटाऊंगा तो क्या होगा? परचेस कितना पीस का बन जाएगा? 8,000 पीस का। और रेवेन्यू 8,000 पीस का, तो मैच हो गया ना। तो परचेस का वॉल्यूम का मैचिंग होना चाहिए। मैं गलत बात बोल रहा हूं क्या? बिफोर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, परचेस कितने पीस का है? 10,000 पीस का। रेवेन्यू 8,000 पीस का। परचेस है 10,000 पीस का, अमाउंट नहीं, वॉल्यूम देखो। परचेस है 10,000 पीस का या 8,000 पीस का। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? 2,000 हटाओ। तो हटाएंगे तो आप परचेस कितने पीस का बन गया? इसी को सीओजीएस बोलते हो ना। और रेवेन्यू कितने का है? 8,000 का है, तभी ना मैच हुआ। अब जो 2,000 बच गया उसको क्या फेंक दोगे? क्या है तुम्हारे लिए? अगले साल कमाओगे उससे। ऐसा कोई चीज जिससे मेरे को फ्यूचर में अर्निंग होगा, वो मेरे लिए एसेट है ना आज के दिन में। हाँ या ना? तो अपने जब गुड्स खरीदते हैं उसको एक्सपेंस मानते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है नहीं,
परचेज 10,000 पीस का वॉल्यूम वाइज, रेवेन्यू 8,000 पीस का, अमाउंट छोड़ दो। तो पहले परचेज को 8,000 पे लाओ, मैच करो, तो 2,000 हटाएंगे तब ना होगा। तो या तो यहीं से लेस करो या उल्टा साइड में लिख दो। तो 8,000 पीस का परचेज हो गया, रेवेन्यू भी 8,000 पीस का, मैचिंग कंप्लीट। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एसेट है ना, ये तो हटाया है, एडजस्ट किया है। अब ये है क्या? एसेट में दिखाओ। तो एक एडजस्टमेंट और एक उसका ट्रीटमेंट। ये एडजस्टमेंट था और ये इसका टी फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, रेंट का मैचिंग टाइम के साथ होगा। ये पीएल कितने महीने का है? 12 महीने का। यहां पे रेंट कितने महीने का दिखाया हुआ है? तुम जगह कितना महीना यूज किया, तो खर्चा कितना महीने का आना चाहिए? जितना यूज करते खर्चा का मतलब तो वही होता है ना, पेड और पेबल इट डजंट मैटर। अक्रूवल बेसिस भी यही बात बोलता है, पैसा दिया हो नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने बेनिफिट कितने महीने डिराइव किया, तुमने इस प्रेमाइसेस से कितना महीना बिजनेस ऑपरेट किया, 12 महीना, तो मेरा खर्चा कितना आना चाहिए? 60,000। अभी कितना दिखाया हुआ है? तो जोड़ के आएगा कि घटा के? जोड़ के। तो ये एडजस्टमेंट हो गया। दिस इज व्हाट, यहां खर्चा कम हो रहा है, यहां खर्चा बढ़ रहा है, परचेज एडजस्ट हो रहा है, यहां रेंट एडजस्ट हो रहा है, यहां माइनस हो रहा है, यहां प्लस हो रहा है। एडजस्टमेंट का मतलब तो प्लस माइनस ही होता है ना। अब बताओ आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? लाइबिलिटी है, तुम्ही को मालूम है। तो ये इसका हो गया ट्रीटमेंट। यस और नो? ठीक है, बढ़ू आगे। नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इज यूज्ड पार्ट और अनयूज्ड पार्ट? यूज्ड पार्ट। तो डेप्रीशिएशन इज एक्सपेंस। तो अभी तुम्हारे बुक्स में एसेट कितने का है? पहले एडजस्ट होगा ना, यस और नो? तो फर्नीचर से पहले क्या करेंगे? लेस डेप्रीशिएशन 10। तो एसेट की कीमत कितनी आएगी? 40। जब अपने रियल लाइफ में सम करेंगे तो इसको इनर कॉलम में रखेंगे, जिसमें एडजस्टमेंट रहेगा उस सबको इनर कॉलम में रखेंगे। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते आ जाएगा। तो ये क्या हुआ है? ये एडजस्टमेंट हुआ है ना, यहां पे एसेट का वैल्यू को कम कर दिया 10,000 से। अब डेप्रिसिएशन क्या है तुम्हारे लिए? एक्सपेंस बेनिफिट डिराइव्ड एसेट। तो ये इसका ट्रीटमेंट है 10,000। हाँ, तो यहां एसेट एडजस्ट होकर एक्सपेंस ट्रीट हो रहा है, यहां एक्सपेंस एडजस्ट होकर एसेट ट्रीट हो रहा है। अकाउंटिंग करते वक्त कुछ कुछ चीज को स्टार्टिंग में पूरा का पूरा एक्सपेंस मान लेते हैं, कुछ बच जाता है तो एक्सपेंस को कम करके एसेट दिखाते हैं। कुछ कुछ चीज में स्टार्टिंग में पूरा का पूरा चीज को एसेट मान लिया जाता है, जितना यूज पार्ट होता है उसको एक्सपेंस दिखाते हैं। एक ही बात है ना, अल्टीमेटली फाइनलाइजिंग हो रहा है। तो रिकॉर्डिंग करते वक्त आप कोई चीज को एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो, बाद में उससे थोड़ा सा हिस्सा एसेट माना जाता है। रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ कुछ चीज को आप एसेट ट्रीट कर रहे हो, बाद में जो यूज पार्ट होता है उसको एक्सपेंस माना जाता है। यहां से वहां से यहां एडजस्ट करके ही जाएगा, इधर उधर कहीं से निकलेगा कहीं जाएगा, कहीं पे जुड़ेगा कहीं आएगा। डन। अब प्रॉफिट निकालना है ना, है ना? बताइए, हाईएस्ट टोटल लिखिए 14 लाख। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन।
3,30,000। ये यहां पे ब्रॉट डाउन नहीं होता, ये कैपिटल में ऐड होगा। क्यों? पैसा कौन लगाया? ओनर। सारा मेहनत कौन कर रहा है? खून पसीना कौन बहाया? इस बिजनेस को सींचा किसने? तो सारा प्रॉफिट का हकदार भी यही है। प्लस नेट प्रॉफिट 330, सो आपका 530 इज द टोटल। इज इट ओके एवरीवन? हाँ, तो इस तरीके से हमारा पूरा फाइनल अकाउंट बनता है, राइट? सो आने वाले क्लासेस में मैं आपको और प्रॉब्लम्स कराऊंगा। आप लोग कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं है, उसके बिना अकाउंटिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट। ये कॉन्सेप्ट ही है जो आपका बेस को स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।